Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and I will be teaching you the topic of time series. Analysis of time series जो है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है. इस चैप्टर के अंदर जो है हम टाइमली रिकॉर्डेड डाटा को एनालाइज करेंगे, यानी कि ऐसा डाटा जिसको डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में आपने रिकॉर्ड किया और उस डाटा के अंदर जो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं उन क्वालिटीज़ को यूज़ करके हम फोरकास्टिंग करेंगे. तो टाइम सीरीज़ जो है वो बुनियादी तौर पर एक फोरकास्टिंग टेक्निक का नाम है कि जिसमें हम प्रोजेक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं वैल्यूज़ को, प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यूज़ को, वेरिएबल की वैल्यूज़ को. आपको याद होगा कि आपने पिछला लेक्चर जो है ये पिछले जो चैप्टर किया है वो रिग्रेशन से रिलेटेड चैप्टर था, जिसमें कि हम इक्वेशंस बनाते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं. यहाँ पर भी हमारे पास जो है इक्वेशन बनेगी, फोरकास्टिंग भी होगी, प्रिडिक्शन भी होगी, सारी चीज़ें होंगी. लेकिन रिग्रेशन में और इसमें फ़र्क ये है कि रिग्रेशन का जब हम काम किया था तो रिग्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते थे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल. हमारे इस चैप्टर में भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इस चैप्टर में होगा ये कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमें दे दी जाएगी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है हम खुद कोड करेंगे. और वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो टाइम होगा, कि टाइम ड्यूरेशन जो है डिफरेंट टाइम के अंदर जो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है उसको हमने डील करना है और उसके मुताबिक जो है वो हमारा टाइम जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और हमारे पास उस टाइम से रिलेटेड जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं. इसमें आप देखें कि टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फोरकास्टिंग और प्रेडिक्टिंग. रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर भी ये काम हम करते थे. उसमें मैंने आपको बताया कि दो वेरिएबल्स होते थे, इसमें भी दो वेरिएबल्स हैं. लेकिन वहाँ पर एक सिचुएशन ये थी कि जब आप कोई लाइन फाइंड आउट कर लेते थे y ऑन x या x ऑन y, तो वो लाइन सिर्फ x की उन वैल्यूज़ के लिए सुटेबल प्रेडिक्शन देती थी जो कि वैल्यूज़ की रेंज के दरमियान x की वैल्यूज़ जितनी भी थी उन्हीं वैल्यूज़ के लिए वो प्रेडिक्शन देती थी. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यूज़ जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ टाइम हम कंसिडर करेंगे और उसी टाइम के मुताबिक वो वैल्यूज़ जो हैं वो हम आगे फ्यूचर प्रोजेक्शन के भी यूज़ कर सकते हैं. सो टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए पहले एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो इंडेक्स नंबर्स का चैप्टर आपने किया था उसके अंदर जो डाटा आप कलेक्ट करते थे वो बुनियादी तौर पर एक टाइम सीरीज डाटा था. इंडेक्स नंबर में अगर आपको याद हो तो आप ईयर टू ईयर जो है वो टाइम सीरीज डाटा कलेक्ट करते थे. ईयर टू ईयर डाटा आपके पास मौजूद होता था और फिर आप उस डाटा के अंदर जो है डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करते थे. यहाँ पर भी आपके पास जो है ईयर टू ईयर डाटा अवेलेबल होगा या समटाइम्स क्वार्टरली डाटा अवेलेबल होगा, मंथली डाटा अवेलेबल होगा, डेली डाटा अवेलेबल होगा. हम उस अवेलेबल डाटा को देखेंगे कि उसके अंदर क्या फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, वो डाटा किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो रहा है और उस डाटा को यूज़ करके हम अपना फोरकास्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे हासिल कर सकते हैं. इसमें आपके पास डिफरेंट एग्जांपल जो हैं टाइम सीरीज़ की आप यूँ समझ सकते हैं. डेली क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपके पास डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट शेड्स होते हैं, डिफरेंट आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, कमोडिटीज़ होती हैं जिनकी प्राइसेस जो हैं वो कम होती हैं और या ज़्यादा होती हैं. तो उनकी क्लोजिंग प्राइसेस क्या है, वो डेली प्राइसेस का अगर आपके पास डाटा आ जाता है तो वो डेली बेसिस डाटा आपके सामने मौजूद होता है. दैट डाटा इज़ आल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज डाटा. इसी तरह से मंथली पब्लिकेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के चैप्टर में आपने CPI के नाम से ये बात की थी कि आपका CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. उसकी जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपके पास आती हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की मंथली, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स ऑफ GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आपके पास बनती हैं वो आपके पास जो डाटा होगा वो भी आपका एक टाइम सीरीज डाटा होगा. सिमिलर पैटर्न पे एनुअली रिकॉर्डेड टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, किसी फर्म का टोटल सेल्स रेवेन्यू जो एनुअल बेसिस के ऊपर उसके सामने आता है वो भी आपके पास जो है वो टाइम सीरीज डाटा है. इसी तरह ईयर टू ईयर जो एनरोलमेंट हो रही है डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स की, वो डाटा भी जो है वो आपके पास टाइम सीरीज डाटा है. तो टाइम सीरीज डाटा में हमें जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि जी एक ऐसा डाटा जिसको हम टाइमली कलेक्ट करते हैं,
एक उसमें वेरिएबल टाइम होता है और दूसरा एक्चुअल वैल्यू होती है जो उस टाइम के अगेंस्ट हम स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें आपने टाइम सीरीज के लिए, चूंकि फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, तो इसमें हम ये एज्यूम करते हैं फोरकास्टिंग पर्पस के लिए कि जो पैटर्न चल रहा है डाटा का, पास्ट पैटर्न या प्रेजेंट पैटर्न, उस पैटर्न को हम ये कंसिडर करते हैं कि वो फ्यूचर में भी वही पैटर्न अडॉप्ट होगा, फ्यूचर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी कि जिस पैटर्न से चीज़ें पास्ट में चल रही हैं या प्रेजेंट में चल रही हैं, वही पैटर्न जो है वो फ्यूचर में भी चलेगा। ये हम टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर जब फोरकास्टिंग करते हैं तो ये हम चीज़ अज्यूम करते हैं। ऑब्वियसली हिस्ट्री को देखकर फ्यूचर के मुतल्लिक जो है वो राय कायम की जा सकती है। तो उसके लिए आपके पास एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब भी है, उस हवाले से ये देखें ज़रा। लाइफ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बैकवर्ड्स बट इट मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड्स। लाइफ को जो है वो आप हिस्ट्री से स्टडी करते हैं कि हिस्ट्री में लाइफ के अंदर डिफरेंट जो एटीट्यूड्स लोगों ने अपनाए, उनके क्या कंसिक्वेंसेस हुए, क्या नताइज हुए, और हमें फ्यूचर में कौन से एटीट्यूड्स अपनाने चाहिए ताकि हमें उन कंसिक्वेंसेस और उन नताइज के सामने रखते हुए अपनी लाइफ को देखना चाहिए। सो लाइफ को हम बैकवर्ड देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं, और हम स्टडी भी बैकवर्ड ही कर सकते हैं क्योंकि आगे आने वाली लाइफ जो है उसको तो हम जानते नहीं। जो पिछली लाइफ हमारी गुजर चुकी है, हम उसको देखकर जो है वो नेक्स्ट लाइफ के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। सिमिलर इज द केस टाइम सीरीज डाटा में भी क्या होता है, जो हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल होता है, हम उस हिस्टोरिकल डाटा को स्टडी करते हैं और उस हिस्टोरिकल डाटा को स्टडी करने के बाद फ्यूचर प्रोजेक्शंस करते हैं कि अगर तो हिस्टोरिकल पैटर्न ये चला रहा है तो फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम सीरीज कि हिस्ट्री को स्टडी करने के बाद फ्यूचर के मुतल्लिक अपनी जो है वो हम ओपिनियन कायम करते हैं। सो ये चीज़ जो है, ये तमाम चीज़ें अपने जहन में रखें। तो हम टाइम सीरीज की डेफिनेशन जो कर सकते हैं वो यही है कि आपके पास एक ऐसा डाटा जो आप रेगुलर टाइम के मुताबिक सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक डाटा जो है वो आपने 1980 में कलेक्ट किया तो अगला डाटा 1983, उससे अगला डाटा 1987, उससे अगला डाटा 1989 में, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर एक डाटा आपने 1980 में कलेक्ट किया तो उससे अगर 1981, फिर 1982, ईयर टू ईयर ये डाटा चलेगा। उसमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है, एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ जो है वो डाटा आगे मूव करता है। ऐसा नहीं होता कि अनफिक्स्ड हो या कांस्टेंट हो, या आपके पास एक वैल्यू आपने 1 साल के बाद कलेक्ट की है और दूसरी वैल्यू आपने 6 महीने के बाद कलेक्ट की है, तीसरी वैल्यू आपने 3 महीने के बाद कलेक्ट कर ली है। ऐसा नहीं होता। यहाँ तो डाटा डेली बेसिस पे होता है, रोज का रोज, या मंथली बेसिस पे होता है, मंथ टू मंथ, या एनुअल बेसिस पे होता है, एनुअल टू एनुअल, या क्वार्टरली बेसिस पे होता है, क्वार्टर टू क्वार्टर। सो ये डिफरेंट किस्म के डाटा जब आपके सामने आते हैं तो दोज डाटा आर कॉल्ड टाइम सीरीज। उस डाटा को हम टाइम सीरीज बोलते हैं। सो हम टाइम सीरीज को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां पर हम टाइम सीरीज को डिफाइन करेंगे। जी स्टूडेंट, टाइम सीरीज की डेफिनेशन अब इजीली हम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि टाइमली रिकॉर्डेड डाटा विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो आपका टाइम सीरीज डाटा है। टेक्निकली जब हम ये बात करते हैं स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज के अंदर तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द सीक्वेंस y1 y2 अप टू yn ऑफ n ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ वेरिएबल y रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद देयर टाइम ऑफ अकरेंस। यानी कि वो जो ऑब्जर्वेशंस टाइम ऑफ अकरेंस के मुताबिक रिकॉर्ड की गई हैं, कभी कोई t1 t2 tn तक, यानी कि t1 t2 अप टू tn, ये टाइम ऑफ अकरेंस है। t1 जो है y1 ऑब्जर्वेशन t1 टाइम में कलेक्ट की गई, y2 ऑब्जर्वेशन t2 टाइम पे कलेक्ट की गई, yn ऑब्जर्वेशन tn टाइम पे कलेक्ट की गई। तो ये वाली सारी ऑब्जर्वेशंस का जो एक डाटा होगा इस कॉल्ड टाइम सीरीज, इसको हम टाइम सीरीज बोलेंगे। यहाँ पर आपके पास जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस ई। आप यूज कह सकते हैं सिंबॉलिकली कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो टाइम का फंक्शन है। जाहिर बात है कि जब टाइम गुजरता है तो ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाती है। मसलन 1 साल का डाटा 1981 का डाटा आपके पास आ गया 23। सपोज 1981 में 23 जो है वो गाड़ियां किसी शोरूम के अंदर बिकी थी, और 1983 के बाद 1984 का डाटा अगर आपने कलेक्ट किया है तो वो डाटा, जाहिर बात है जब टाइम चेंज हुआ है तो वो डाटा भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि वो गाड़ियां 20 हो जाए, 19 हो जाए, मे बी 23 हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो उससे डिफरेंट होता है।
जो जो टाइम चेंज होता है आपका नंबर ऑफ सेल्स जो है या नंबर ऑफ कार्स जो है वो भी चेंज हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि जो सेल्स हैं वो टाइम पे डिपेंड कर रही हैं। तो टाइम अगर चेंज होता है तो सेल्स चेंज हो जाती हैं। इसलिए हम टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर टाइम को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करेंगे और जो आपके पास दूसरा वेरिएबल है वो सेल्स हो सकता है, वो डिमांड हो सकता है, वो कोई भी रेवेन्यू वैल्यू हो सकती है, उसको हम जो है वो y के तौर पर डील करेंगे। एक टाइम होगा वेरिएबल, एक y होगा, या एक आपको x कह दें, x को हम टाइम के तौर पर यूज कर लेंगे और दूसरे वेरिएबल को y के तौर पर यूज कर लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं टाइम को t ही से कंसिडर कर रहा हूं। यहां पर आपके पास कोई भी वैल्यू हो वो टाइम ही का फंक्शन होगी। y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस ई। एफ ऑफ टी प्लस ई का क्या मतलब है कि ये फंक्शन ऑफ टी है, टाइम है, ये y वैल्यू जो है इसके अंदर ये दो चीजें इंक्लूड है। दो चीजें कौन कौन सी इंक्लूड है? एक है एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी क्या है? सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ वेरिएशन, और ई क्या है? इररेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन। ये दो बुनियादी टर्में हैं टाइम सीरीज की, एक है सिस्टमैटिक पैटर्न और एक है इररेगुलर पैटर्न। अब सिस्टमैटिक पैटर्न वो पैटर्न होता है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में आप ये देखें कि डिफरेंट चीज़ों की जो प्राइसेस हैं उनकी ऑसिलेशन को स्टडी किया जा सकता है, डिफरेंट सेल्स को स्टडी किया जा सकता है, डिफरेंट डिमांड्स को स्टडी किया जा सकता है, यानी कि और डिफरेंट, जैसे मैंने अभी शोरूम की एग्जांपल दी है, उस शोरूम की एग्जांपल में आप ये स्टडी कर सकते हैं कि डिफरेंट ईयर्स के अंदर जो है वो कौन कौन कितनी गाड़ियां जो हैं वो बिक रही हैं, कौन सी गाड़ी ज़्यादा बिक रही है, कौन सा मॉडल जो है वो ज़्यादा इन है मार्केट में, उसके मुताबिक आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं। ये होता है कि आपकी जो रेगुलर सेल्स चल रही हैं वो तो आपकी चल ही रही हैं, लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न के तहत चल रही हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर। समटाइम्स ये होता है कि उस सिस्टमैटिक पैटर्न के अंदर एक्सीडेंटल चीज़ें आ जाती हैं। मसलन कोई पैंडेमिक, कोई एपिडेमिक जो है वो आकर उस पैटर्न को जो है बिल्कुल चेंज कर देती है। लेट्स सपोज कोई स्ट्राइक हो जाती है, कोई लॉकआउट्स हो जाते हैं, जो लॉकडाउन हो जाते हैं, तो उसके दौरान जो है जब आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये इररेगुलर वेरिएशन आ गई है उस वैल्यू के अंदर, उस सेल्स की वैल्यू के अंदर, उस डिमांड की वैल्यू के अंदर, उस जो है आपके रेवेन्यू की वैल्यू के अंदर, वो एक इररेगुलर पैटर्न ने अफेक्ट कर दिया है। तो टाइम सीरीज के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसके अंदर बुनियादी तौर पर दो पैटर्न पाए जाते हैं। एक तो है रेगुलर पैटर्न के तहत वो चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं, और एक है कि अचानक कोई इररेगुलर पैटर्न आ जाए तो उसकी वजह से जो है वो चीज़ भी अंदर तब्दीली आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें टाइम सीरीज के वेरिएबल के अंदर कंसिडर की जाती हैं। इसको मैंने एफ ऑफ टी जो है वो आपके पास है सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ वेरिएशन, और ई जो है वो इररेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन। स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में ये सिग्नल और नॉइस कहलाते हैं। ये दो अलग अलग से टर्म्स हैं। सिग्नल क्या चीज़ है? सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन। जो सिस्टमैटिकली वेरिएशन चल रही है प्राइस के अंदर उसको हम सिग्नल बोलते हैं। एंड नॉइस जो है इररेगुलर कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन। तो इररेगुलर वेरिएशन जो चल रही है उनकी डिमांड में, उनके सेल्स रेवेन्यू के अंदर, उनकी सेल्स के अंदर जो इररेगुलर कंपोनेंट ऐड हो रहा है, जो उसको अफेक्ट कर रहा है, वो आपका नॉइस कहलाता है। नॉइस का वैसे ही मतलब शोर शराबा है कि जो इररेगुलर होता है, बेकायदगी जो होती है, वो आपके पास इररेगुलर कंपोनेंट है। और सिग्नल जो है जो एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है, जैसे आपके ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं एक सिस्टमैटिक वे से चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब है सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन को सिग्नल बोलते हैं और इररेगुलर कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन को जो है वो हम नॉइस बोलते हैं। यहाँ तक जो है ये वो जार्गन है टाइम सीरीज का जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। जार्गन के अंदर आपके पास वो चीज़ें आती हैं जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं। इनके पहले एक तो मैंने ये टाइम सीरीज का ये सिग्नल क्या होता है, नॉइस क्या होता है टाइम सीरीज के केस के अंदर, तो मैंने वो उसको एक्सप्लेन किया। अब एक और चीज़ जो है हम टाइम सीरीज के अंदर स्टडी करेंगे वो है हिस्टोग्राम। आपने फर्स्ट बुक के अंदर हिस्टोग्राम की बात की थी। हिस्टोग्राम बुनियादी तौर पर जब हमने किया था तो उसमें हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम ग्राफ बना देते हैं तो वो हिस्टोग्राम बन जाता है। हिस्टोग्राम बुनियादी तौर पर क्या है? वो है टाइम सीरीज का ग्राफ। अगर आपके पास टाइम सीरीज अवेलेबल हो तो हम उसको ग्राफ की शक्ल में जब हम शो करते हैं तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इस ग्राफ से हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं। सो आइए हम थर्ड पोर्शन की तरफ चलते हैं कि जिसमें हम हिस्टोग्राम को स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट्स,
हिस्टोरीग्राम क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास जो टाइम सीरीज का ग्राफ होता है वो हिस्टोरीग्राम कहलाता है, और हिस्टोरीग्राम जो है वो रिवील करता है जो डिफरेंट फ्लक्चुएशन हो रही है टाइम टू टाइम वेरिएबल के अंदर। इसको स्टडी करते हैं। देखें ज़रा, पहले तो हिस्टोरीग्राम की डेफिनेशन देखिएगा। इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज दैट रिवील्स द चेंजेस अकर्ड एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स, यानी कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स के दौरान जो चेंजेस अपीयर हुई हैं एट अ ग्लांस आपको ग्राफ की मदद से जो शो कर देता है, वो ग्राफ जो है दैट ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। फर्ज करें आपके पास ये एक डाटा अवेलेबल है, दिस इज अ टाइम सीरीज डाटा। टाइम सीरीज डाटा में आपके पास क्या है, ईयर 1 2 3 4 5 6, मैंने जनरली फर्ज करें 6 साल का डाटा आपके पास गिवन है और 6 साल की सेल्स बताई गई हैं। लेट अस सपोज ये एयर कंडीशनर्स की सेल्स हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, या एक जो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है वहाँ पर एयर कंडीशनर्स से सेल हो रहे हैं। पहले साल जो है जब हमने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया था उस वक्त एयर कंडीशनर जो है वो 110 एयर कंडीशन जो है वो वहाँ पर सेल हुए समर में। दूसरे साल में इतने, तीसरे साल में इतने, चौथे में इतने, पांचवें में इतने और छठे में इतने, यानी कि ये फ्लक्चुएशंस चल रही हैं। कभी 110 हो जाता है, कभी 100 आ गया, फिर 120 हो गया, फिर 140 हो गया, फिर 170 हो गया, फिर 150 पे आ गया। तो ये आपके पास डिफरेंट सेल्स यहाँ से भी स्टडी की जा सकती हैं। लेकिन अगर डाटा बहुत ज़्यादा हो तो हम सिर्फ न्यूमेरिकली डाटा को ऑब्जर्व करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई वी मेक ग्राफ ऑफ द डाटा सो दैट वी हैव अ फर्स्ट ग्लांस के अंदर हमें ये पता चल जाए कि आपके पास डाटा के अंदर क्या फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, और फिर उन फ्लक्चुएशंस को हम टाइम सीरीज एनालिसिस के ज़रिए स्मूथ आउट करके अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि हिस्टोरीग्राम बनाने का तरीक़ाकार क्या है। हिस्टोरीग्राम में आपके दो वेरिएबल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, एक तो ये ईयर वाला वेरिएबल और एक ये सेल्स वाला वेरिएबल। ईयर वाले वेरिएबल को मैंने पहले बोला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर हम कंसिडर करेंगे, और जो सेल्स वाला वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आप हिस्टोरीग्राम बनाते हैं तो आपके पास दो एक्सिस आपने यूज करने हैं, एक आपका एक्स एक्सिस आ जाएगा और एक आपका है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो आपने ईयर्स कंसिडर करने हैं, ये ईयर्स आ जाएंगे। वाई एक्सिस पे जो है वो आपकी सेल्स चल रही है, और एक्स एक्सिस के ऊपर ये ईयर्स चल रहे हैं। अब हिस्टोरीग्राम में पहली दो चीजें तो आपको जहन में बैठ गई कि एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर्स और वाई एक्सिस के ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लेना है। इसके बाद देखें जो डाटा गिवन है, ईयर नंबर 1 में आपके पास जो है इसको प्रॉपर्ली जो है वो आप स्केलिंग कर लें। ये जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर लेने हैं तो फ्रॉम ईयर नंबर 1 टू ईयर नंबर 6 मैंने लिया है, और वाई एक्सिस की स्केलिंग के मुताबिक मेरे पास डाटा की मिनिमम वैल्यू 110 थी और मैक्सिमम 170 थी। मैंने इसके मुताबिक जो है वो अपने डाटा को प्लॉट किया स्केल करके 100, 110, 10 का डिफरेंस लेकर मैंने ये वाला डाटा जो है वो लिख दिया। अब इसके बाद देखें, आप अगर इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो आपका ईयर नंबर 1 देखें, ईयर नंबर 1 के सामने आपकी रीडिंग जो आपके पास आ रही है वो 110 सेल्स हैं। ईयर नंबर 1 के सामने ये 110 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये डॉट आ जाएगा नंबर 1 के सामने, ये ईयर नंबर 1 और ये आपके पास 110 आ गया। ईयर नंबर 2 इसके सामने 100 है, ये ईयर नंबर 2 है, और इसके सामने ये 100 है। फर्ज करेंगे ये वाला आपके पास ईयर नंबर 2 का आ जाता है। ईयर नंबर 3 120 है, दिस इज योर ईयर नंबर 3, और ईयर नंबर 3 के सामने ये आपका 120 आ जाता है। दिस इज योर ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 3 के सामने ये 120, और ईयर नंबर 4 फोर्थ ईयर के सामने 140 है। ये रहा फोर्थ ईयर, ये रहा 140। यहाँ से जो है वो आप फोर्थ ईयर के सामने ये डॉट लगा सकते हैं। ईयर नंबर 5 के सामने 170 है, दिस इज योर ईयर नंबर 5, और यहाँ पर ये आपने 170, ये ईयर नंबर 5 रहा और ये आपका 170 आएगा। ले जी, ईयर नंबर 5 के सामने आ गया, और यहाँ पर ईयर नंबर 6 पे 150 है, ये 150 रहा, ये ईयर नंबर 6 रहा, ईयर नंबर 6 के सामने ये 150 आ जाएगा। ये पहले तो आपके पास ये इस तरह से डाटा आ गया। रिग्रेशन एनालिसिस में जब आप इस तरह से डॉट्स लगाकर बनाते थे, एक एक्स की वैल्यूज लेते थे और इधर से वाई की वैल्यूज लेते थे, तो इन डॉट्स को हम स्कैटर डायग्राम बोलते थे, और हम उन स्कैटर डायग्राम में डॉट्स को आपस में मैच नहीं थे करते।
टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर जब इसका डाटा हम हिस्टोरीग्राम का डाटा बनाते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि इन डॉट्स को आपस में मिलाते हैं ताकि हमें ओवरऑल पैटर्न का पता चल सके। तो इन डॉट्स को मिलाने का तरीक़ाकार यही है, आप इसको स्ट्रेट लाइन से मिला लें, यानी कि ये पहला साल इसके साथ, फिर ये इस तरह से, फिर ये यहाँ पर ईयर टू ईयर मैं मैच कर रहा हूँ और यहाँ पर ये वाला। ये डायग्राम जो अब आपके सामने आती है, दिस इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। अब हिस्टोरीग्राम जो है वो हमें फ्लक्चुएशन के मतलब बता देती है, हमें डायरेक्टली पता चल जाता है इसको देखकर कि कहाँ पर डाटा की वैल्यू कम हुई और कहाँ पर डाटा की वैल्यू हाईएस्ट है और डाटा की वैल्यू का ओवरऑल पैटर्न क्या है। अगर हम ओवरऑल पैटर्न की तरफ जाएं तो ओवरऑल पैटर्न हमें ये लग रहा है कि डाटा की वैल्यूज विद इन नंबर ऑफ ईयर जो इंक्रीज होते हैं, डाटा की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। सो इसको हम बोलते हैं ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। इसको हम कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज भी बोलते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज को डिस्कस करेंगे कि आपके पास एक तो हिस्टोरीग्राम आपको शो करता है कि आपका डाटा जो है ओवरऑल किस सिमत की तरफ चल रहा है, किस पैटर्न के साथ जा रहा है। हिस्टोरीग्राम हमें ये शो कर देता है। हिस्टोरीग्राम के डॉट्स को आपस में मिलाते हैं और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हिस्टोरीग्राम देखकर कि कौन कौन सा पैटर्न जो है वो डाटा के अंदर पाया जाता है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के पैटर्न होते हैं, कभी सीजनल पैटर्न हमें नज़र आएगा, कभी साइक्लिकल पैटर्न नज़र आएगा, कभी हमें जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड नज़र आएगी और समटाइम्स ये होता है इन पैटर्न्स के अंदर ही एक इर्रेगुलर पैटर्न भी होता है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जो चीज़ें आपने टाइम सीरीज़ के बारे में जहन में रखनी है, इंट्रोडक्टरी चीज़ें, वो ये है कि टाइम सीरीज़ एक ऐसी स्किल है जो आपको फोरकास्टिंग में, प्रेडिक्शन में मदद देती है और इसमें दो वेरिएबल यूज़ होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम के तौर पर यूज़ होता है। ये वो डाटा होता है कि जो हमने टाइमली रिकॉर्ड किया हुआ हो और टाइमली रिकॉर्डेड डाटा को हम अपनी फोरकास्टिंग प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर 1980 की वैल्यू हमने प्रोजेक्ट करना है, हमारे पास 1979 की वैल्यू है, तो हम टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं कि जो हमें फोरकास्टिंग में हमारी हेल्प करती है। सो मेन टेक्निक जो है टाइम सीरीज की वो फोरकास्टिंग पर्पसेस के लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इनके कंपोनेंट्स में यूज़ होती हैं और वो कौन कौन सी एग्जांपल्स जो हैं वो हमें टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स के लिए हमें मिलती हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।